बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज इस वीडियो में हम कैप्सूल नोविसैक यानी ओमेप्राज़ोल 20 मिलीग्राम से मुतल्लक बात करेंगे। ओमेप्राज़ोल क्या है, इसकी इंडिकेशंस क्या है और इसकी कंट्राइंडिकेशन और डोज से मुतल्लक बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ओमेप्राज़ोल से मुतल्लक बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल किन कंडीशन में किया जाता है और किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता। तो सबसे पहले हम इसकी इंडिकेशन से मुतल्लक बात करते हैं। तो इसकी इंडिकेशन से में है एसिडिटी और हार्टबर्न, यानी कि मैदे में मौजूद जो तेज़ाबियत होती है, अगर उसका लेवल बढ़ जाए, जो कि उसका लेवल बढ़ने से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो उस लेवल को, तेज़ाबियत के लेवल को कंट्रोल करने के लिए ओमेप्राज़ोल का इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं कि जो मैदे में मौजूद तेज़ाबियत होती है वो खाना हज़म करने में एक अहम किरदार अदा करती है। तो मैदे में मौजूद जो एसिडिटी होती है उसका होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसका लेवल से ज़्यादा होना या कम हो जाना भी वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। इसलिए इसका लेवल बराबर रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस सूरत में इसका ओमेप्राज़ोल का इस्तेमाल कराया जाता है। और दूसरी सूरत है इसकी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्सेस होते हैं। जब स्टमक में एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो एसिड ऊपर की जानिब आना शुरू हो जाता है, यानी गले की तरफ। तो इस कंडीशन को गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स कहते हैं। तो इस लेवल को कम करने के लिए भी ओमेप्राज़ोल का इस्तेमाल कराया जाता है। और तीसरी इसकी कंडीशन है एरोसिव ओसिफिगल्स। इस कंडीशन में जब एसिड बहुत ज़्यादा बड़े गले की जानिब आ रहा हो तो गले में छाले वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए भी ओमेप्राज़ोल का इस्तेमाल कराया जाता है। और इसकी 4 जो इंडिकेशन है, इसमें गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर है, यानी पेट में और छोटी आंत में इसमें इन्फेक्शंस वगैरह, यानी कि छाले वगैरह, या आम लफ्ज़ों में आप समझे कि दाने वगैरह जब बन जाते हैं, तो उस कंडीशन को ये गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओमेप्राज़ोल का इस्तेमाल कराया जाता है। और इसके इस्तेमाल से स्टमक में एसिड का लेवल बराबर हो जाता है, सही हो जाता है। और इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस इंक्लूड अल्सर इन क्रिटिकल इल पेशेंट्स वगैरह में भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। और NSAID इसमें पेन किलर वगैरह मेडिसिन के देने से जो मैदे में मौजूद दर्द वगैरह होना शुरू हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी ये ओमेप्राज़ोल का इस्तेमाल पेन किलर मेडिसिन के साथ इसका इस्तेमाल कराया जाता है। और ज़ोलिंगर एलिशन सिंड्रोम वगैरह, यानी पेंक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम की वजह से स्टमक में डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो इसके लिए भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। और जब पेट की सर्जरी करना हो तो चांसेस होते हैं कि तेज़ाबियत ऊपर की जानिब ना हो जाए, और इससे मुख्तलिफ डिजीज़ से बचने के लिए सर्जरी से पहले ये मेडिसिन रिकमेंड की जाती है, यानी गिवन बिफोर सर्जरी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एस्पायरेशन निमोनिया वगैरह। इसमें निमोनिया या उसमें जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना जो पड़ सकता है, तो इस सिलसिले में इसका इस्तेमाल सर्जरी से पहले कराया जाता है। तो ये तो थी इसकी कंडीशंस वगैरह। तो अब इसमें जो इसकी कंट्रा इंडिकेशंस आती हैं, तो इसमें आपको बताएं कि कुछ कंडीशन ऐसी हैं, इसमें आप लैक्टेशन या प्रेगनेंसी वगैरह में इसका इस्तेमाल नहीं कराया जा सकता, या प्रेगनेंसी वगैरह में भी डॉक्टर अपनी हिदायत, जैसे डॉक्टर रिकमेंड करेगा उसी हिसाब से इसका इस्तेमाल कराया जाना चाहिए। और आप इसको इस्तेमाल से ये है कि आप एहतियात कीजिए, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा लोग जो चाय का इस्तेमाल करते हैं, वो चाय में आप इसका इस्तेमाल कम कीजिए। स्मोकिंग वगैरह को ख़त्म कीजिए। और फ्राइड स्पाइसी फूड वगैरह जो हैं, वो जो रेगुलर यूज़ करते हैं उनको इसका इस्तेमाल कम कीजिए। और स्ट्रेस कंट्रोल को कम कीजिए, यानी कि स्ट्रेस जो है वो इस सिलसिले में तेज़ाबियत जो मैदे में मौजूद होती है वो उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो स्ट्रेस पर काबू पाइए, और इससे आपका जो तेज़ाबियत का लेवल है वो इससे कम कर सकते हैं। तो इस दवाई के बहुत सारे लंबे इस्तेमाल करने वाले को एसिड का लेवल बहुत कम हो जाता है, यानी कि अगर कोई बंदा इसको रेगुलर ओमेप्राज़ोल का इस्तेमाल कर रहा हो तो मैदे में मौजूद तेज़ाबियत होती है उसका लेवल बहुत हद तक कम हो जाता है, जिसकी वजह से
विटामिन B12 यानी कि विटामिन B12 की जो कमी हो जाती है वो कमी हो डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ B12 यानी कि विटामिन 12 की जो डेफिशिएंसी वो होना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत एक ख़तरनाक कंडीशन होती है। तो इसका इस्तेमाल एक मुनासिब वक़्त और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल किया जाता है। और बार बार जिन मरीज़ों में मैदे की तेज़ाबियत हो रही हो तो और इसका इस्तेमाल भी उनको रेगुलर या लंबे अरसे तक नहीं करना चाहिए। उन्हें सिर्फ इस डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट जो आपको बताने जा रहा हूँ उसमें मतली है, क्या है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ है, पेट का दर्द है, चक्कर आना, सर दर्द, एलर्जी, रैशेस वगैरह, लीवर ऑफ एंजाइम चेंजेस इन लीवर एंजाइम्स वगैरह होते हैं। और सबसे अहम जो आपको बताते चलें, जो इसका इस्तेमाल से रेगुलर इस्तेमाल से यानी काफ़ी लंबे इस्तेमाल करने से इसका डिक्रीज वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट काउंट यानी कि प्लेटलेट काउंट जो हम प्लेटलेट होते हैं जिसमें मौजूद, और या वाइट ब्लड सेल्स खून के जो सफ़ेद ज़रात होते हैं वाइट ब्लड सेल्स वो काफ़ी हद तक इसमें कम हो जाते हैं। और जिस्म का दर्द, बॉडी एक वगैरह भी हो सकते हैं। इसलिए आपको दोबारा बताता हूँ कि सिर्फ डॉक्टर की सजेशन के बगैर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसकी डोज से मुतल्लिक़ आपसे बात करता हूँ कि इसकी मिकदार खुराक क्या है। तो इसमें ओमेप्राज़ोल जो होती हैं इसमें 10, 20, 40 मिलीग्राम तक इसकी डोजेज़ होती हैं। और अमूमी तौर पर इसमें जो फेमिटाडिन वगैरह या और दूसरी मेडिसिन आती हैं उसमें 10 मिलीग्राम जो है वो ट्वाइस अ डे, सुबह शाम खाना खाने से पहले इसका इस्तेमाल कराया जाता है। और इसी तरह सेंसिटिविटी ऑफ पेशेंट्स के हिसाब से 20 मिलीग्राम नविसेक जो है वो आप बिफ़ोर ईट, खाना खाने से पहले सुबह और शाम को दे सकते हैं। और इसमें 40 मिलीग्राम जो डॉक्टर की सजेशन के बगैर जो डॉक्टर जैसे सजेस्ट करते हैं वो एक दिन के में 1 मरतबा या 2 मरतबा जो सेंसिटिविटी के हिसाब से वो दी जा सकती है। इसलिए किसी भी मेडिसिन लेने से पहले आप डॉक्टर की सजेशन लेना ज़रूर चाहिए ताकि मेडिसिन का जो हो साइड इफ़ेक्ट है उससे बचा जा सके। उम्मीद करता हूँ कि ओमेप्राज़ोल से मुतल्लिक़ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा आने वाली वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।